नमस्कार बच्चों, हम लोग आज तीसरे सेशन में हैं जो कि हमारा चल रहा है आंसर राइटिंग का। क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत किया था कि यूपीपीसीएस के मेंस जीएस पेपर में जो हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें हम लोग प्रश्न उत्तर कैसे लिखें, जिसमें पहले क्लास में हम लोगों ने आपको कुछ टिप्स भी दिया था और दूसरे क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया कि कैसे 2018 में जो इतिहास से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे उनमें क्या क्या पॉइंट आना चाहिए था। तो आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे कि 2019 में जो इतिहास से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम कैसे हैंडल कर सकते थे। ऐसे हम इतिहास में प्रश्नों को देखने से पहले एक दो पॉइंट और भी हम जान लेते हैं कि आखिर हमें आंसर राइटिंग करते समय कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें जो कुछ प्रमुख बातें आती है, कुछ विद्यार्थी के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर हम जो प्रश्न उत्तर कर रहे हैं उसे पॉइंट फॉर्म में लिखें, यानी पॉइंट के रूप में लिखें पॉइंट बाय पॉइंट, या फिर हम जो है उसे सेंटेंस के रूप में लिखें। तो देखिए ये कोई जो है बड़ी मुद्दा नहीं है। जो इस पे प्रश्न पूछा जाएगा यानी प्रकृति जो प्रश्न का होगा उसके अनुसार हमें जो है अपना आंसर राइटिंग करना है, ना कि हमें इस बात पे फोकस करना है कि वो पॉइंट फॉर्म में जाएगा या फिर सेंटेंस फॉर्म में। क्योंकि अगर आप परीक्षा हॉल में बैठे रहोगे तो ये कभी नहीं याद आता है जो हमें इस प्रश्न का उत्तर जो है इस प्रकार से देना है, क्योंकि वो पहले से डिफाइंड नहीं होता है। तो प्रश्नों की प्रकृति जिस प्रकार से पूछी जाएगी हमें उसे उसी तरह से हैंडल करना पड़ेगा। एक हम इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की आज़ादी में असहयोग आंदोलन की भूमिका का उल्लेख करें, तो इसमें आपको क्या लगता है, अगर आप पहले से डिसाइड करके रखेंगे कि मुझे पॉइंट फॉर्म में इसका आंसर लिखना है तो फिर आप यहाँ पे फंस सकते हैं। चूंकि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जब भारत की आज़ादी का संघर्ष चल रहा था तो उसमें असहयोग आंदोलन ने किस प्रकार से भूमिका निभाया। तो ऐसा तो नहीं है कि आप 5 पॉइंट बता दोगे और आराम से निकल जाना है वहाँ से, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी पॉइंट बताना होगा कि आखिर असहयोग आंदोलन ने जो भूमिका निभाया क्या उससे हम भारत की आज़ादी तक पहुँच गए, और क्या सिर्फ जो है असहयोग आंदोलन से ही जो है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ रहा था, क्या अन्य जो दल थे चाहे वो साम्यवादी दल हो या फिर जो क्रांतिकारी संगठन थे उनकी क्या कोई भूमिका नहीं थी। तो हमें इन सभी जो है सीमाओं के ऊपर भी ध्यान रखना होगा। तो जिस प्रकार से आपको जो है प्रश्न पूछा जाएगा उसके अनुरूप उसका उत्तर दिखा जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें इसी में अगर पूछ लिया जाए कि असहयोग आंदोलन के जो है 4 कारणों का उल्लेख करें, मान लेते हैं एक ऐसा जो है सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया जाए, तो अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि वो 4 या 5 पॉइंट आप वहाँ पे लिख दें जो कि असहयोग आंदोलन के कारण से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो है वहाँ पे उतना जो है सेंटेंस फॉर्मिंग करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लेकिन जब प्रश्नों की प्रकृति इस प्रकार से हो कि आपको वहाँ थोड़ा आलोचनात्मक व्याख्या करना हो या फिर अगर हम बात करें कि उस बातों का परीक्षण करना हो, तो आप अगर पहले से डिसाइड करके रखेंगे कि हमें पॉइंट फॉर्म में देना है या फिर सेंटेंस फॉर्म में, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें जो है इस बात को आगे भी कंटिन्यू बताते रहेंगे। जहाँ जिस प्रकार का प्रश्न आएगा हम उसमें आपको बताएंगे कि वहाँ पे आपको किस प्रकार से उत्तर लिखना चाहिए। हालांकि ये हमने जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, आगे बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें इस प्रकार की जो है सवाल उठेंगे और हम लोग वहाँ पे हल भी करेंगे। दूसरी जो ये समस्या होती है कि कुछ बच्चे क्वेश्चन में जो पूछे जाते हैं निर्देशात्मक शब्द उसको लेकर थोड़ा घबरा जाते हैं। जैसे कि अगर हम छोटा सा एक उदाहरण ले कि कुछ प्रश्नों में रहता है जैसे परीक्षण करें, कहीं पे रहेगा व्याख्या करें, टिप्पणी करें, वर्णन करें, आगे हो गया आपका आलोचना करें, समालोचना करें। इस प्रकार के जो है प्रश्नों के पीछे जो है एक निर्देशात्मक शब्द कहिए या फिर इसे कुछ लोग पूछल्ले शब्द भी कहते हैं,
ये लगा दिया जाता है और उसमें आपको मतलब उत्तर लिखना होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि जो है ये प्रश्नों के माध्यम से हम इसे आगे भी समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा व्याख्या यहाँ पे कर देते हैं। जैसे कि किसी प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा इसका परीक्षण करें, तो उसमें आप लोगों को एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी कारण आपको दिया जा रहा है तो क्या सिर्फ वही कारण उस घटना के लिए जिम्मेवार है या नहीं है, वो तो बताना ही है। लेकिन कुछ ऐसे सहायक कारक जो कि उन घटनाओं को पुष्ट करते हैं, तो उन्हें भी आपको यहाँ पे बताना होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात है व्याख्या करें। अगर मान लेते हैं आपको दे दिया जाएगा असहयोग आंदोलन, एक मैं प्रश्न भी लिख देता हूं ताकि आपको, असहयोग आंदोलन के ऊपर व्याख्या करें, टिप्पणी करें, ऐसा कुछ मान लेते हैं प्रश्न आपको दे दिया जाए। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि असहयोग आंदोलन के बारे में ही आपको ज़्यादा फोकस करना है। अन्य जो उसके सहायक कारक होंगे या फिर अन्य जो घटनाएं होंगे उन्हें आप जो है एकमात्र टच देकर आगे निकल जाना है। लेकिन यहाँ पे मुख्य जो फोकस होगा वो आपको असहयोग आंदोलन के ही ऊपर होना चाहिए। तो जहाँ पे अगर व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा तो आपको जो शब्द दिया जा रहा है, जो मतलब कारण दिए जा रहे हैं, उसी के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। वहीं अगर बात करें टिप्पणी करें, तो टिप्पणी और व्याख्या लगभग जो है एक समान ही होता है। तो जो आपको पूछा जाएगा उसी के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ भी वर्णन की बात करें तो जो भी घटनाओं से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो उन घटनाओं के बारे में ही आपको वर्णन करना है। तो अगर एक तरह से हम देखा जाए तो ये तीनों जो है समानार्थी शब्द हो जाते हैं। तो इस तीनों प्रकार के अगर मतलब पीछे निर्देशात्मक शब्द दिए रहेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उन घटनाओं के ऊपर ही फोकस रहना है। प्रॉब्लम ज़्यादा होती है जब प्रश्नों में आलोचना करने के लिए या फिर समालोचना करने के लिए दे दिया जाता है। लेकिन ये भी कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। किसी भी घटना के पीछे अगर बात किया जाए आलोचना की, तो उसमें आपको ये बताना होता है कि वो जो घटना घटी है, जैसे कि यहाँ पे अगर बात कर लिया जाए कि असहयोग आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाया, आलोचना करें। मान लेते हैं ऐसा कुछ आपके प्रश्न दे दिया गया, तो यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ असहयोग आंदोलन के बारे में आपको चर्चा जरूर करना है, लेकिन इसमें यह भी आपको बताना होगा कि क्या सिर्फ असहयोग आंदोलन के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ रहा था, अन्य कारक जो है यहाँ पे गौण हो गए थे। यानी असहयोग आंदोलन ने क्या इतना भूमिका निभाया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है इसी का सबसे बड़ा योगदान है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा रुकना होगा, सोचना होगा, और इसकी जो कमी रह गई असहयोग आंदोलन की, उसे भी यहाँ पे आपको रखना होगा, तब आपका जो है उत्तर यहाँ पे पूरा होता है। तो यहाँ इन बातों को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और एक जो अन्य जो लास्ट में हम लोगों ने बात किया, समालोचना करें। तो समालोचना का मतलब होता है किसी भी घटना का अच्छी बातों को तो बताना ही है, लेकिन उसमें जो कमी रह गई है उन्हें भी आपको जो है व्याख्या में लाना है। जैसे कि हम इसी प्रश्न पे दोबारा आते हैं, तो इसमें ये आपको रखना होगा ध्यान कि असहयोग आंदोलन की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पूछ रहा है अहम भूमिका की समालोचना करें। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा असहयोग आंदोलन में जो भी कारक महत्वपूर्ण रहे जिससे हमारा स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ता रहा निरंतर, उसे भी बताना होगा। और इसके साथ ही हमें ये भी पॉइंट लिखना होगा कि असहयोग आंदोलन से ही जो है हम अपनी आज़ादी तक नहीं पहुंच पाए, बल्कि अन्य भी जो है सबऑर्डिनेट कारक मौजूद थे जिसके कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पे आपको एक तरह से कहा जाए तो इसका जो पॉजिटिव पॉइंट होगा और जो निगेटिव पॉइंट होगा उसे भी यहाँ पर इंक्लूड करना होगा, तब हमारी बातें पूरी होगी। तो ये कुछ थे ऐसे जो है प्रश्न जो कि आप प्रश्न उत्तर जब लिखते हैं तो ये जो है बीच बीच में आते रहता है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया। अब आते हैं कि 2019 में जो आपसे प्रश्न पूछा गया है इतिहास से रिलेटेड, उसे एक एक कर देखते हैं और हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं
जो कि अनिवार्य रूप से आने ही चाहिए। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं जो 2019 में पूछा गया है। तो आपका प्रश्न है कि ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति के भारतीय जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की आलोचनात्मक परीक्षण करें। देखिए यहाँ भी एक शब्द आया है आलोचनात्मक। हम लोगों ने जैसे कि पीछे आपको बताया भी कि आलोचना का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे आपको उसके बारे में जो कमी रह गई थी उसे भी यहाँ पर आपको बताना होगा। और प्रश्न में जैसा कि बता भी रहा है कि औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन में हुआ था उसका भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में आपको बताना है। अगर हम बात करें इसके औद्योगिक क्रांति की तो लगभग जो है वही समय है जब अंग्रेजों के द्वारा भारत के ऊपर आधिपत्य जमाया गया। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 1757 ईस्वी के आसपास वही घटना है ब्रिटेन में औद्योगिकरण का। क्योंकि अगर औद्योगिकरण की बात करें तो वही लगभग 1760 से वहाँ पे शुरू होता है और 1840-50 आते आते कमोबेश जो है ब्रिटेन बहुत ही जो है औद्योगिकीकृत देश बन जाता है और बहुत ही संपन्न देश बन जाता है। और इसी दौरान जो है उनका भारत के ऊपर नियंत्रण भी था और भारत एक प्रकार से उनका उपनिवेश भी था। तो वही पूछा जा रहा है कि आखिर जब उनका औद्योगिकरण हो रहा था तो भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट जानना चाहिए कि ब्रिटेन का औद्योगिकरण भारतीय किसान, दस्तकारों, शिल्पकारों के शोषण का परिणाम था। यानी ब्रिटेन के द्वारा जो भारतीयों का शोषण किया गया उसी के फलस्वरूप वहाँ पर औद्योगिक क्रांति आ पाया। ये हमें सबसे पहला पॉइंट लिखना है। उसके बाद हम लोगों को ये बताना है कि आखिर भारतीय जीवन के ऊपर यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रभाव की अगर हम बात करें आप इसे कह सकते हो एक प्रकार से प्रस्तावना। जैसे कि कुछ लोग बात भी करते हैं कि हमें प्रस्तावना में क्या लिखना चाहिए, उसके बॉडी पार्ट में क्या लिखना चाहिए, या फिर अगर ऐसा हो तो उसके निष्कर्ष में क्या लिखना चाहिए। चलिए इस बातों को हम यहाँ पर क्लियर भी कर देते हैं। तो प्रस्तावना में आपको वैसा बात लिखना होता है जो कि उस प्रश्न की मूल मांग होती है। यानी एग्जामिनर को आप एक लाइन में बता दो जो कि उस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है। जैसे कि औद्योगिक क्रांति के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हो रहा है, तो यहाँ पे आप एक ऐसा पॉइंट बता दीजिए कि आखिर एग्जामिनर को लगे कि पूरा जो है इसका आंसर जो है हम एक लाइन में ही पढ़ के समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे चर्चा किया कि वहाँ पर जो औद्योगिकरण हुआ था वो भारतीयों के शोषण के ऊपर ही जो है आधारित था। यानी भारतीयों का जो शोषण हुआ उसी का कहीं ना कहीं परिणाम था कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो पाया। तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चे का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसी तरह दूसरा जो अब पॉइंट हमें बताना है कि भारतीय जीवन पर प्रभाव आखिर क्या पड़ा। तो अब यहाँ पे हम लोगों को ये बताना है कि उनके औद्योगिकरण के कारण उन्होंने जो हमारा शोषण किया उससे हमारी अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज और सांस्कृतिक जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़े उसे आपको बताना है। तो वो हो जाता है आपका बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में या फिर आप कह सकते हैं मुख्य भाग में वही बातों को लिखा जाता है जो आप अपने जो है तथ्य को या फिर तर्क के माध्यम से उस बात को साबित करेंगे कि आखिर जो है आप अपना जो है बात जो रख रहे हैं वो किस आधार पे है। जैसे कि अगर हम बात करें इसके प्रभाव की तो हम जैसे प्रभाव में बताएंगे कि भारतीय किसानों का शोषण हुआ, भारतीय जो है दस्तकार थे उनका शोषण हुआ, भारत में जो चल रहे थे पहले से हस्तशिल्प उद्योग उनका पतन हो गया। तो इसमें आपको ये सिर्फ बताना नहीं है बल्कि ऐसा अगर हो रहा था तो कहाँ कहाँ हुआ है और आप कैसे इस बात को जस्टिफाई करते हैं उसका आपको एग्जाम्पल भी देना होगा। वही काम जो है बॉडी पार्ट में या फिर बॉडी पार्ट में किया जाता है। तो इन बातों को ध्यान पे यहाँ रखना है। और लास्ट में जो कंक्लूजन की बात होती है या फिर जिसे निष्कर्ष कहते हैं उसमें आपको जो आपने तर्क दिया है और जो आपने मतलब आरोप लगाया है या फिर प्रत्यारोप लगाया है वो किस आधार पे कह रहे हैं और इन जो आपने तर्क जो पूरा लगा रखा है उसके आधार पर आप अंतिम रूप से एक लाइन में क्या कहना चाहते हैं वो आपको निष्कर्ष में बताना होता है। जैसे कि अगर हम इसी प्रश्न के ऊपर बात करें
कि औद्योगिक क्रांति का भारतीय जीवन पर प्रभाव का, तो अंत में आपको एक बात जरूर लिखना होगा, या फिर आप कह सकते हो कि एक लाइन ऐड करना चाहिए कि जरूरी नहीं है या फिर आवश्यक नहीं है कि ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हुआ उसका भारतीय जीवन पर पूरा का पूरा जो है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। हाँ, कुछ जो है अच्छे भी काम हुए, जैसे कि सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो भारत में पहले से सती प्रथा विद्यमान थी, जो कि वहाँ जो मतलब औद्योगिकरण हुआ तो उन्होंने यहाँ भी समाज में कुछ परिवर्तन लाया, तो उससे ये आपको पॉजिटिव मिल जाता है। दूसरी तरफ उनके द्वारा भारत में कुछ जो है शिक्षा का भी विकास किया गया, जो कि पहले से भारत में जो शिक्षा चल रहे थे वो बहुत ही पुराने ढंग के थे और वो मतलब रोजगार परक थे भी नहीं। तो उनके औद्योगिकरण के कारण इसका भारतीय जीवन पर एक ये अच्छा भी प्रभाव पड़ा। तो निष्कर्ष में आपको यही बताना होता है कि आखिर उन तत्वों का इसका क्या योगदान रहा और अंतिम रूप से जो है आप क्या जो है एक तरह से कंक्लूजन देना चाहते हैं किसी भी मुद्दे पर। तो इन बातों को आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिर हमें क्या क्या पॉइंट यहाँ पर लिखना चाहिए इन प्रश्नों के अंदर। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसके प्रभाव में। ये आपका रह जाएगा प्रस्तावना वाला पार्ट अगर आप बोलना चाहें तो, और ये जो आपका हो गया बॉडी पार्ट। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर भारतीय जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला अगर प्रभाव की बात करें तो भारत में जो भी स्वदेशी उद्योग थे, स्वदेशी उद्योग जैसे हस्तशिल्प हो गया, चरखा हो गया, करघा हो गया, इन सबों का पतन हो गया जब से अंग्रेज भारत आए। चूँकि उन्होंने जब अपने देश में मशीनीकरण करना आरंभ कर दिया तो मशीन के द्वारा जो कपड़े तैयार होते थे वो बहुत ही कम समय में हो जाते थे और बहुत ही सस्ते होते थे। इस वजह से जब वो अपने वस्तु को भारतीय बाजार में बेचने आते थे तो भारतीय वस्तु महंगा हो जाती थी, जिस वजह से आप देखोगे कि ब्रिटेन की वस्तु ज़्यादा डिमांड में रहती थी और भारतीय वस्तु जो है धीरे धीरे करके जो है वो महंगी इतने हो जाती थी कि भारतीय लोग ही उसे जो है खरीदने से इनकार कर देते थे। और इसका दूरगामी परिणाम यह होता है कि जो है स्वदेशी उद्योग धीरे धीरे करके ठप होने लगता है। दूसरा जो मेन प्रभाव पड़ा है वो एग्रीकल्चर पे पड़ा है। हम सिर्फ आपको पॉइंट के माध्यम से बता दे रहे हैं और व्याख्या कर दे रहे हैं। आपको जो है इन पॉइंटों को अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, यहाँ इसकी जो है पूरी स्वतंत्रता है। तो एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर पे भी जो है बहुत सारा प्रभाव पड़ा है। सबसे पहला अगर प्रभाव की बात करें तो इनके द्वारा जो है व्यावसायिक कृषि इसका आरंभ कर दिया गया। पहले से अगर हम बात करें तो भारत में खाद्यान्न कृषि पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो या फिर अन्य मोटे अनाज हो, उसकी जो है एग्रीकल्चर की जाती थी। लेकिन जब से अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने अपने इंडस्ट्री को गति देने के लिए व्यावसायिक फसल की बात करें तो जैसे हो गया चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, गन्ना हो गया, इन सभी फसलों या फिर आप कह सकते हैं कपास हो गया, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसका प्रभाव ये हुआ कि भारत में आगे जाकर गरीबी, भूखमरी और अकाल जैसी समस्याओं को इन्होंने जन्म दिया। तो ये आप कह सकते हैं इसका एक इम्पैक्ट था। दूसरी अगर बात करें एग्रीकल्चर में ही तो आप देखोगे कि इनके द्वारा अलग अलग नीति अपनाई गई। जैसे कि हम एक उदाहरण ले तो रैयतबाड़ी हो गया, रैयतबाड़ी, महालबाड़ी और एक हो गया जमींदारी। तो इन सभी व्यवस्थाओं के माध्यम से भारत में जो है एग्रीकल्चर भूमि पर इन्होंने अलग अलग नीति अपनाई और अलग अलग तरीके से जो है टैक्स वसूलना आरंभ कर दिया। इससे प्रभाव ये पड़ा कि भारत के जो किसान थे वो दिन प्रतिदिन जो है ज़मीन से अपने हाथ धो बैठे, क्योंकि उनके ऊपर इतना टैक्स लिया जाता था और उपज उतना होती नहीं थी, जिस वजह से उनके जो एग्रीकल्चर भूमि थी वो ज़मींदारों के हाथों में चली जाती थी। तो ये सब जो है जो ओरिजिनल किसान थे वो एक तरह से जो है कृषक मजदूर बन के रह गए, और जो दूरवासी या फिर जो धनी लोग होते थे, सेठ लोग होते थे, वो धीरे धीरे करके जो है जमींदार बन बैठे, जिस वजह से कृषि भूमि पर बोझ बढ़ता गया और जो मूल रूप से किसान थे वो खेती से धीरे धीरे अलग होने लगे। तो इसका ये भी एक इम्पैक्ट पड़ा। अन्य अगर इम्पैक्ट की बात करें तो इनके द्वारा जो जहाज रानी और रेलवे का विकास किया गया था, इसका दुष्परिणाम यह हुआ या फिर इसका प्रभाव यह पड़ा
कि भारत के जो भी कच्चा माल होते थे उन्हें आसानी से पोर्ट तक पहुंचाया जाता था और उसके माध्यम से ब्रिटेन या फिर यूरोप की तरफ जो है पलायन कर दिया जाता था। इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि भारतीय उद्योग के लिए कच्चा माल मिलना कम हो गया और जो मिलते भी थे तो वो महंगे दाम पे मिलने लगे। तो इसका इनडायरेक्ट रूप से अगर हम बात करें तो ये फिर जुड़ जाता है यहाँ के उद्योग धंधा से। तो इन्होंने जो जहाज रानी और रेलवे का विकास किया उससे भारतीय जो है उद्योग धंधा कहीं ना कहीं जो है दुष्प्रभावित हुआ। तो ये आप इन पॉइंट को बता सकते हैं कि ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुआ उसके परिणाम स्वरूप भारत पर ये प्रभाव पड़ा। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्या इतना सिर्फ खराब प्रभाव ही पड़ा, क्या कुछ अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा? क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है आलोचनात्मक, तो आलोचना में यह ध्यान रखना चाहिए कि ना सिर्फ आपको उसका निगेटिव बताना है बल्कि अगर कुछ अच्छी बातें हुई तो उसे भी आप बताओगे। तो हम इसमें बात करते हैं कि आखिर क्या इसका भारत के लिए पॉजिटिव रहा। पॉजिटिव की अगर हम बात करें यानी सकारात्मक, तो इसी बहाने जो है भारत में रेल, डाक, तार इत्यादि का विकास हो गया। भले ही शुरुआत में अंग्रेजों ने हमारे लिए तो नहीं मतलब इसे विकसित किया था, उन्होंने अपने लाभ के लिए लगाया था, लेकिन बाद में जब वो चले गए तो इसका कहीं ना कहीं हमें भी लाभ मिला। दूसरी तरफ इससे जुड़े हुए जो उद्योग थे, इससे जुड़े उद्योग वो भले ही कम मात्रा में लेकिन भारत में भी खुलने लगे। जैसे कि रेल के लिए जो है लोहा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि 1907 ईस्वी में टिस्को टाटा की स्थापना होती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम कुछ सकारात्मक बातों की बात करें तो एक और भी मुद्दा आ जाता है शिक्षा का। चूँकि वो अपने उद्योग को चलाने के लिए कुछ जो है लिपिक वर्ग, कुछ जो है आधिकारिक वर्गों की आवश्यकता होती थी, तो सारे अधिकारी सारे लिपिक वो ब्रिटेन से तो ला नहीं सकते थे। तो इस वजह से उन्होंने भारतीयों को कम ही मात्रा में ही सही लेकिन शिक्षित करना आरंभ कर दिया था। तो आप कह सकते हैं कि इस वजह से कहीं ना कहीं एक अच्छी बात यह रही कि भारतीयों को कुछ हद तक शिक्षा मिलने लगा और वो इस प्रकार से आधुनिक शिक्षा से जुड़ गए। तो ये आपको बात बताना है सकारात्मक चीज़ें में। अब हम इसमें देख लेते हैं नकारात्मक क्या रही। हालांकि एक जो प्रभाव हमने बताया वो भी नकारात्मक में ही आता है, लेकिन इसमें अंत में हम लोग एक बात अलग से लिख देंगे कि इनकी नीति के कारण कुछ जो नकारात्मक चीज़ें हुई वो प्रमुख आपको दिखेगा, जैसे धन का निष्कासन, यानी वो जो अधिकारी होते थे अंग्रेज, उनके ऊपर जो पेंशन या फिर सैलरी के रूप में पैसा दिया जाता था वो एक तरह से अतिरिक्त राशि हो जाता था और इस प्रकार से धन का निष्कासन भारत से ब्रिटेन की तरफ होने लगा। दूसरी अगर नकारात्मक की बात करें तो ऋणग्रस्तता। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय किसानों के ऊपर इनका जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से भारतीय किसान जो है दिन प्रतिदिन गरीब होते गए और वो ऋण के जाल में फंसते चले गए, क्योंकि उन्हें टैक्स तो देना ही होता था। लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा कोई एग्रीकल्चर सुधार का काम तो किया नहीं गया, सिंचाई के लिए तो कुछ किया नहीं गया। तो जिस वजह से अकाल की स्थिति में भी ये जब वो टैक्स देते थे तो फिर वो कहीं ना कहीं महाजन से ही लेते होंगे, तो वो ऋण जाल में धीरे धीरे फंसते चले गए, जो कि इनके ऊपर एक निगेटिव इम्पैक्ट था। और भी अगर हम बात करें तो भारत जो है एक कच्चा माल के निर्यातक के रूप में देश बन गया, क्योंकि उस समय भारत में कोई भी ऐसा ब्रिटेन के द्वारा नहीं उद्योग खोला गया कि यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा सके। इस वजह से आप देखोगे कि जो भी यहाँ के कच्चे माल होते थे उसे ब्रिटेन की तरफ भेज दिया जाता था और यहाँ के जो भी कुटीर उद्योग थे उसे भी नष्ट कर दिया गया था। तो ये हम कह सकते हैं इसका एक नकारात्मक प्रभाव था। और भी अगर हम बात करें तो कृषि के ऊपर जो है दबाव बन गया। इसका मतलब ये हुआ जो भारतीय उद्योग से जुड़े हुए लोग थे जब वो बेरोजगार हो गए तो पुनः वो एग्रीकल्चर पे आ गए, जिस वजह से कृषि की भूमि जो है उतना ही थी, लेकिन उस पे जो पहले से कार्यरत लोग थे वो तो थे ही, इसके अलावे जो उद्योग में पहले से लगे हुए थे वो भी बेरोजगार होकर कृषि में ही लग गए।
तो ये इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट होता है। और भी अगर हम बात करें तो इसमें हो जाता है कि भारत में पहले जो है हाथ से निर्मित जो है कारखाने होते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो वस्त्र का ही उत्पादन करते थे तो वो हाथ से ही करते थे, लेकिन अंग्रेज के द्वारा जो है मशीन का प्रयोग किया जाता था, इस वजह से ये उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। तो इसका प्रभाव यह हुआ कि भारतीय जो है हस्तकरघा उद्योग आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो ये हमारी थी ये सब पॉइंट जिसे आपको इस उत्तर में लिखना चाहिए। हालांकि हम लोगों ने जो बात किया ऐसा नहीं है कि एक एक पॉइंट होना ही चाहिए, बल्कि इसका अगर आप 70 से 80% अगर इस प्रश्नों में इंक्लूड करते हैं तो आपका जो है काम बन जाएगा। आइए अब हम लोग आते हैं इसी में दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन का परीक्षण करें। यहाँ भी आपको जो है एक निर्देशात्मक शब्द है परीक्षण करें। इसमें आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कितना जो है मतलब प्रभावकारी था कि जो है स्वतंत्रता आंदोलन को ये महत्वपूर्ण बना दिया था। इसमें आपका ये पॉइंट होना चाहिए कि स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन का तो योगदान बताना ही है, इसके साथ ही आपको उसकी कमी भी बताना है कि मतलब ऐसा नहीं है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात हमें आज़ादी ही मिल गई। तो आगे हम इसमें चर्चा करते हैं कि आखिर आपको किस तरह से आगे इसको बढ़ाना है। इसमें जो मेन पॉइंट है उसे एक बार फिर से हम लोग जो है अंडरलाइन कर देते हैं, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन। इसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन ने कैसे स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अगर हम बात करें इस आंदोलन की तो ये 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये आंदोलन इतना मजबूत था, नीति की नींव हिला दी थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये आंदोलन इतना तेज था कि मतलब ऐसा एहसास होने लगा था कि अब ब्रिटिश ज़्यादा दिनों तक भारत में ठहर नहीं पाएंगे। तो ये पॉइंट आपको बताना है पहले। फिर आपको ये बताना है कि ये भारत छोड़ो जो आंदोलन था ये सबसे बड़ा अभी तक का जन आंदोलन था। इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले जो भी भारत में आंदोलन हुए हैं, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या फिर उससे पहले की अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन हो, लेकिन उसमें उतने लोगों ने भागीदारी नहीं की थी जितने कि भारत छोड़ो आंदोलन में किया था। इस आंदोलन की अगर हम बात करें तो जन आंदोलन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें महिला, पुरुष, किसान, श्रमिक और पढ़े लिखे जो युवक थे, पढ़े लिखे युवा वर्ग, यहाँ तक कि आप देखोगे कि कुछ उद्योगपति वर्ग भी जो है इस आंदोलन में साथ दिए थे। तो इसीलिए जो है इस आंदोलन को जन आंदोलन भी नाम दिया जाता है। और ये आंदोलन इतना तगड़ा था कि आप देखोगे कि इसके जस्ट 5 साल बाद यानी 42 में ये आंदोलन हुआ है और मात्र 5 सालों के बाद 1947 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन इम्पोर्टेंट तो था ही, लेकिन हम लोग अभी इसका एक तरफा बात कर रहे हैं, ये हम कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं। चूँकि इसका आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि परीक्षण करें, तो हम अभी इसका सिर्फ जो मेन पॉइंट है वो बता रहे हैं। हम बाद में इसका भी परीक्षण करेंगे कि क्या भारत छोड़ो आंदोलन के कारण ही भारत आज़ाद हो गया। तो वहाँ पे हम बताएंगे नहीं ये जो है कमियाँ रह गई थी और ऐसा नहीं है कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण ही जो है अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। पहले हम इससे रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या था। तो अगर हम बात करें तो इस आंदोलन में आज़ादी से कम किसी भी मांग पर मानने के लिए ये तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले जो 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसी में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दिए थे। और उससे पहले की अगर बात करें तो ये लोग मात्र स्वशासन के ऊपर ही जो है निर्भर थे, यानी अंग्रेज अगर इनको स्वशासन दे दिया जाता तो वो उतना दबाव नहीं बनाते।
लेकिन आप देखोगे भारत छोड़ो आंदोलन आते आते अब ये जो है पूर्ण आज़ादी की मांग करने लगे, क्योंकि अब इन्हें यह एहसास हो गया था कि अंग्रेज जो है ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे और इन्हें अब तो जो है जाना ही है। तो ये अपनी पूर्ण आज़ादी से इतर कुछ भी मानने के लिए तैयार भी नहीं थे। एक बात और भी हो जाता है कि राष्ट्रवाद जो है चरम पर पहुंच गया था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात आप देखोगे या इस आंदोलन की दौरान की बात करें तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है जिससे आपको लगेगा कि जो भी क्रांतिकारी दल हो या फिर अन्य लोग हो, इन्होंने इतना इसमें हिस्सा लिया कि इससे पहले आपको कोई भी आंदोलन में देखने को नहीं मिला। और इन्हें अब यह एहसास हो चुका था कि भारत जो है सिर्फ भारतीयों का है और इस पे ब्रिटेन जो है ज़बरदस्ती कब्जा जमाए हुए हैं, तो इन्हें जल्द से जल्द भारत को छोड़कर अब चले जाना चाहिए। तो ये आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का क्या जो है इम्पैक्ट पड़ा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर। लेकिन चूंकि इसमें पूछा जा रहा है कि इसका परीक्षण करें, तो हमें यहाँ पर यह भी बताना है कि आखिर न केवल भारत छोड़ो आंदोलन में ये सब कारक मौजूद थे, बल्कि कुछ और भी कारक थे जिन्होंने इस आंदोलन को प्रभावित किया। तो अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इसके अलावा कौन ऐसे कारक थे जो कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था तो उसमें भूमिका निभाया और भारत छोड़ो आंदोलन को एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट किया। तो आइए उसे भी एक बार देखते हैं। इसके अगर सहायक तत्वों की बात करें तो ये चूंकि आप देखोगे समय जो है 1939 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध का था, द्वितीय विश्व युद्ध का था। तो इस वजह से जो है ब्रिटेन के ऊपर अमेरिका हो गया, रूस हो गया, उस समय सोवियत रूस कहलाता था, सोवियत रूस, चीन हो गया, फ्रांस हो गया। इन सब के द्वारा ब्रिटेन के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि भारतीयों को जो है स्वशासन जल्दी दे दिया जाए ताकि जो है उनका समर्थन हम हासिल कर ले और द्वितीय विश्व युद्ध में ये जो मित्र राष्ट्र थे उनकी स्थिति अच्छी बन सके। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यही समय है जब जापान के द्वारा भारत के पड़ोसी देशों तक पहुंच गया था, जैसे कि सिंगापुर हो गया, बर्मा हो गया था। तो उन्हें लगने लगा था कि कहीं जो है वो भारत के ऊपर भी कब्जा ना कर ले, तो इस वजह से वो भारतीय नेता को अपने पक्ष में मिलाना चाहते थे और द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते थे। इसलिए इन सभी देशों के द्वारा बार बार ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। तो ये भी एक कारक बना कि भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ अगर हम आज़ादी तक पहुंच पाए तो कहीं ना कहीं इन जो है बाहरी कारकों या फिर इंटरनेशनल जो रीजन है इसका भी योगदान था। दूसरी तरफ इसी में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया था, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या फिर कुछ जो है उदारवादी जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश उदारवादी, इनके द्वारा भी ब्रिटेन के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिस वजह से आप देखोगे कि बहुत ही कम समय के पश्चात इन्हें भारत छोड़कर वापस जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा था कि भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया या फिर स्वतंत्रता आंदोलन को जो है पूर्ण करने में एक तरह से मुख्य भूमिका का कार्य किया था, तो उसे जो है सपोर्ट के रूप में आपको ये बताना होगा कि नहीं सिर्फ जो है भारत छोड़ो आंदोलन से इतना कुछ हुआ नहीं था, बल्कि अन्य कारक भी काम कर रहे थे। तो ये सब कारक आपको बताना है। आगे एक दो पॉइंट और भी हम बता सकते हैं, जैसे कि इसी समय आप देखोगे आईएनए यानी आज़ाद हिंद फौज जो था, जिसके नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जी कर रहे थे, ये क्रांतिकारी माध्यम से जो है भारत के ऊपर दबाव बना रहे थे। भारत कहने का मतलब यहाँ पर हुआ उस समय जो ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश सरकार थे उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। तो ये भी एक तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पूरक का कार्य कर रहे थे। और इसके बाद की अगर हम बात करें तो रॉयल इंडियन नेवी, ये घटना है 18 फरवरी 1946 ईस्वी के आसपास। इनके द्वारा भी ब्रिटिश सरकार का विरोध कर दिया जाता है और इसके पश्चात तो पूरी घटना ही बदल गई, क्योंकि आप देखोगे ना सिर्फ इंडियन नेवी बल्कि यहाँ तक कि जो आर्मी थे उन्होंने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो क्रांतिकारी और राष्ट्रीय आंदोलन के नेता लड़ रहे थे
उनके विरुद्ध गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो इस वजह से आप देखोगे कि कमोबेश अंग्रेज अब समझ चुका था कि भारत में राष्ट्रवाद इतना बढ़ चुका है कि अब उसे नियंत्रण करना जो है हमारे बस की बात नहीं है। तो ना सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन बल्कि इन सभी कारकों ने जो है मिलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाया। तो इन बातों को हमें यहाँ पर बताना होगा, क्योंकि आपसे पूछा भी जा रहा है कि परीक्षण करें। तो ना सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन बल्कि ये सभी कारक जो है मिलके हमें आज़ादी तक पहुंचाया, ये हमें यहाँ पर बताना चाहिए। और लास्ट में आपको एक दो इसका सीमा भी बता देना है कि ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन के पश्चात जो है हमें आज़ादी मिल ही गई। सीमा में या फिर आपको इसका जो लिमिटेशन है उसमें आपको बात करना चाहिए, यानी निष्कर्ष देते समय आपको यह बात ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात हमें आज़ादी मिल गई, बल्कि इसके बाद भी 5 वर्षों तक वेट करना पड़ा हमें। अगला पॉइंट इसमें यह दे सकते हैं कि कुछ भारतीय नेता भी जो है इस आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब इन्होंने भी जो है इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ये इस आंदोलन की आप कमी को बता सकते हैं। तो इसे आप निष्कर्ष के रूप में बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन के पश्चात हमें तुरंत आज़ादी मिल गई, बल्कि जो है हमें 5 वर्षों तक और भी इंतज़ार करना पड़ा। तो ये सभी पॉइंट इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना चाहिए था। और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ज़रूरी नहीं है कि मैं जो जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो एक एक लाइन से उसी तरह से होना चाहिए, वो आपका शब्द होना चाहिए और आप अपने अनुसार जो है इसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन हमने जो आपको पॉइंट रखा है अगर उस पॉइंट के इर्द गिर्द रहें तो आपको जो है ज़्यादा सहूलियत भी होगी और आप सटीक उत्तर तक पहुंच पाएंगे। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न के लिए था। अब हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है 2019 में वो है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक स्तर पर विश्व शांति के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करें। इसमें आपको ये बताना है कि दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था तो उसके पश्चात अब ये कौन से प्रयास किए गए थे कि अब फिर से इस प्रकार का कोई युद्ध नहीं देखने को मिले, क्योंकि पूरी दुनिया ने 2 विश्व युद्धों को झेला था। तो अब वो ऐसा युद्ध नहीं चाहते थे। इसका कारण ये था कि विश्व युद्ध जब भी होता है, विश्व युद्ध ही नहीं बल्कि कोई भी युद्ध होता है, तो उसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में आम लोग मारे जाते हैं और सेना के लोग तो मारे ही जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो संपत्ति होती है उसका भी विनाश होता है और मानवीय जीवन जो है बहुत ही प्रतिकूल हो जाता है। तो इन सभी बातों को दोबारा ना हो या फिर दोहराया ना जाए, इसके लिए वैश्विक स्तर पर कुछ प्रयास किए गए हैं, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और बताना है कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक स्तर पर ऐसा क्या प्रयास किया गया, जो कि सही भी है कि 1945 ईस्वी के पश्चात जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ है उसके बाद से अभी तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो संस्था सफल भी रहे हैं। तो हमें उन्हीं सभी संस्थाओं के बारे में या फिर वैश्विक स्तर पर जो अलग अलग प्रयास या फिर सामूहिक रूप से जो प्रयास किए गए हैं उन्हें आपको यहाँ पर बताना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे मेन पॉइंट होना चाहिए वो है UNO, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है अक्टूबर 1945 ईस्वी में किया गया था और इसके स्थापना के पीछे मेन मकसद यही था कि अब हमें फिर से जो है कोई बड़ा युद्ध ना देखने को मिले, इसलिए हम आपस में मिलजुल कर जो है कार्य करेंगे और विश्व शांति को बहाल करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसकी मेनली जो है 6 अंग हैं। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण हो जाता है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो इसका अंग है यही मेन रूप से काम करती है कि विश्व स्तर पे अगर कोई भी युद्ध जैसी संभावना हो तो उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और विश्व में कैसे शांति बहाल हो इसके ऊपर इन्हीं संस्था के द्वारा काम किया जाता है। तो इसके बारे में आपको एक लाइन लिखना होगा, यानी आपको संक्षेप में ही बताना होगा कि UNO की भूमिका क्या है
और इसने वैश्विक स्तर पर शांति स्थापना करने के लिए क्या क्या योगदान दिया है, बस जो हम लोगों ने अभी बताया 1 से 2 लाइन में आपको बता देना है। दूसरी संस्था की बात करें तो वो हो जाता है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसके द्वारा भी यह प्रयास किया जाता है, हालांकि ये भी जो है UNO का ही एक पार्ट है। तो ये संस्था ये काम करती है कि वैश्विक स्तर पर शांति बने रहे, इसके लिए जो है एक न्यायाधिकरण के रूप में काम करती है। तो इसके बारे में भी आपको बता देना है। और इसी से जुड़ा हुआ एक संस्था है UN पीस कीपिंग फोर्स। मतलब ये है कि अगर किसी देश की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है, वहाँ पे विरोध हो जाता है या फिर कोई ऐसा जन आंदोलन होने लगता है, तो उसे दबाने के लिए UNO के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि वहाँ पर किस प्रकार से शांति बहाल हो। तो वो एक फोर्स भेजता है जिसका नाम है UN पीस कीपिंग फोर्स। अगर हम इस संस्था की बात करें तो इसमें भारत का महत्वपूर्ण योगदान है, चूँकि भारत ने सर्वाधिक जो है अपने सैनिक ट्रुप को इस अभियान में भेजा है। हालांकि भारत ने अपने तरफ से नहीं भेजा है, बल्कि UNO के द्वारा भारतीय सैनिकों का सहारा लिया गया है। और अभी तक का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है कि जहां जहां भारतीय सैनिक गए हैं, उन्होंने अपने भूमिका का निर्वहन बहुत ही बखूबी तरीके से किया है और UN में भारतीय सैनिकों की तारीफ भी होती है। तो इसमें यहाँ पर आपको बताना होगा कि विश्व शांति के लिए जो प्रयास किए जाने वाले संस्था हैं, उसमें UNO, ICJ और UN पीस कीपिंग फोर्स महत्वपूर्ण है। हम लोग जो है कुछ और इससे जुड़े हुए संस्था के ऊपर में भी बात करते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें तो IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, मतलब जो भी ऊर्जा से रिलेटेड कार्यक्रम अनुसंधान हो, उसके ऊपर नियंत्रण रखने का काम IAEA के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जो भी ऊर्जा से संबंधित काम होते हैं, उसका प्रयोग कुछ लोग जो है परमाणु बम बनाने में भी करते हैं। तो इसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए इस संस्था का निर्माण किया गया। और चूंकि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर बम हो या फिर परमाणु बम हो, वो बहुत ही घातक होता है। अगर उसका निर्माण होता है तो वैश्विक शांति कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। तो ये संस्था इसी बात को देखता है। अन्य संस्थाओं की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय स्तर पर भी बने हैं, जैसे कि EU, जिसे आप यूरोपियन यूनियन कहते हैं। ये संस्था इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आप देखोगे, प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे दूसरा विश्व युद्ध हो, उसमें जर्मनी और फ्रांस के बीच इतना दुश्मनी थी कि कभी भी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था कि ये लोग आपस में एक होकर रहेंगे। लेकिन यूरोपीय यूनियन ऐसी संस्था बनी जिसके पश्चात इन दोनों में इतनी अब नज़दीकी हो गई है कि आप कोई बड़े भी युद्ध के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये जो क्षेत्रीय संगठन है, जो कमोबेश आपसी व्यापार से जुड़े हुए हैं, इन्होंने भी जो है विश्व शांति को बहाल रखने में अहम भूमिका निभाया है। तो आप इसका भी नाम दे सकते हैं। इसी प्रकार से क्षेत्रीय स्तर पर और भी संगठन बने हैं, जैसे कि आसियान हो गया, सार्क हो गया। इस सब का भी नाम आप लोग उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं। आसियान की अगर बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, चाहे वो कंबोडिया हो, वियतनाम हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, ये सब इसके सदस्य हैं। वहीं अगर हम बात करें सार्क की, तो इसमें भारत, पाकिस्तान और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, तो वो इस संस्था के सदस्य हैं। और यहाँ पर प्रयास किया जाता है कि आपस में कोऑपरेट करें, व्यापार को बढ़ावा दें, ताकि जो है कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने कि युद्ध जैसी आशंका हो जाए। तो इन सभी से बचने के लिए जो है क्षेत्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। और एक दो अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी आप कह सकते हैं कि वैश्विक शांति बनी रहे इसके लिए प्रयास करता है। वो चाहे व्यक्तिगत रूप में हो या फिर सार्वजनिक रूप में हो, दोनों तरीके से ये काम करता है। अन्य अगर एक और दो एग्जाम्पल ले तो NPT हो गया, CTBT हो गया, ये सब भी इसी प्रकार की संस्थाएं हैं जो कि वैश्विक स्तर पर परमाणु बम या फिर न्यूक्लियर बम का टेस्टिंग ना हो, इसे रोकने के लिए ये लोग प्रयास करते हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जेनेवा कन्वेंशन 1949 का, जो कि प्रयास करता है कि वैश्विक स्तर पर शांति बने रहे,
आपस में जो है देश कनेक्ट करे, एक दूसरे से वार्तालाप आगे बढ़ाए और वैश्विक स्तर पर वो लोग व्यापार के माध्यम से आपस में जुड़े रहे। इसके लिए ये संस्था काम करती है ताकि वैश्विक शांति बहाल रहे। तो ये हम लोगों ने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन को देखा जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बना है, और कमोबेश ये सभी संस्थाएं जो है आपसी सामरस्य को बढ़ाने के लिए और वैश्विक शांति को बहाल करने के लिए बनाया गया है। तो इन सभी संस्थाओं के बारे में आपको ज़्यादा नहीं, एक एक लाइन, दो दो लाइन अगर आप लिख दोगे तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि वैदिक शिक्षा व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें एवं वर्तमान में इसकी सार्थकता का समीक्षा करें। तो समीक्षा करें यहाँ पे आपको पूछ रहा है, तो आपको बताना है कि वैदिक शिक्षा जो पहले से चली आ रही थी उसकी अभी वर्तमान में क्या सार्थकता है और क्या जो है इसे ही कंटिन्यू करना चाहिए या फिर जो आधुनिक शिक्षा चल रहा है वो ज़्यादा बेहतर है, वो आपको समीक्षा करके बताना है। यानी वैदिक शिक्षा में जो कमी है उसे बताना होगा और उससे हमें क्या आगे सीखना चाहिए ये आपको बता दें तो आपका काम हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन जो है पूरा सीधा है, तो हम लोग बात करते हैं पहले इसकी विशेषताओं के ऊपर। जैसे कि ज़्यादा नहीं, इसमें बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा की विशेषता। तो इसकी सबसे पहली अगर हम विशेषता की बात करें तो ये जो वैदिक शिक्षा होती थी वो नैतिक आचरण को बढ़ावा देता था। नैतिक आचरण, इसका मतलब ये हुआ कि अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। तो ये सभी नैतिक शिक्षा इसके माध्यम से दिया जाता था। और ये अब दिया कैसे जाता था, तो गुरुकुल के माध्यम से। गुरुकुल यानी ये होता था कि गुरु के पास शिष्य जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे और गुरु जो है उनको पूरे पारंगत करके वो वहाँ से भेजते थे और उसके बाद जो है जो शिष्य होते थे वो अपना पूरा जीवन व्यतीत करते थे अपने हिसाब से। तो ये वैदिक शिक्षा थी। इसकी अन्य अगर हम विशेषताओं की बात करें तो उसमें हो जाता है कि वैदिक शिक्षा में महिला एवं पुरुष दोनों को जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तो इसमें महिला एवं पुरुष दोनों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इसकी अन्य विशेषताओं की बात करें तो ये जो शिक्षा दी जाती थी वो पूरी तरह निःशुल्क होती थी, तो इसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अन्य पॉइंटों की तो ये जो वैदिक शिक्षा होती थी वो व्यवहारिक ज़्यादा होती थी। मतलब ये जो शिक्षा दिया जाता था वो वर्तमान जीवन को देखते हुए, जैसे कोई राजा का अगर बेटा है तो उसे घुड़सवारी सिखाना, तलवार कैसे भांजा जाता है उसके बारे में जानकारी देना, धनुर्विद्या, इन सभी के बारे में यहाँ पर सिखाया जाता था। तो ये हो गया वैदिक शिक्षा की विशेषताएं। यहाँ पर आप एक और भी कह सकते हैं, जैसे कुछ आप महिलाओं का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर आप ये लिख देते हो तो उनको लगेगा कि हाँ ये केवल सतही ज्ञान की बात नहीं कर रहा है बल्कि इसके पास कुछ नॉलेज भी है। जैसे कि अगर बात करें तो उर्वशी, अपाला, घोषा, विश्वरा, लोपामुद्रा, एक और थी गार्गी। तो ये सब ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने वैदिक काल में शिक्षा को ग्रहण किया था। तो इसे अगर आप लिख देते हो तो फिर आपके जो है आंसर में थोड़ा वजन आ जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने कुछ जो है उदाहरण दे दिया ताकि इससे वजन बढ़ जाए। अब हम बात करेंगे इसकी सार्थकता की। अभी तक तो हमने जो बात किया वो इसकी विशेषताएं थी। अब देखते हैं कि क्या ये सार्थक है। तो सार्थकता में मेन रूप से ये आपको बताना है कि क्या ये जो वैदिक शिक्षा थी वो वर्तमान में सार्थक है या उपयोगी है, या आप कह सकते हो कि जो पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो अभी किस हद तक रेलिवेंट है। तो जो नैतिक शिक्षा दी जाती थी वो तो अभी भी वैलिड है, क्योंकि इस समय तो और भी ज़्यादा आवश्यकता बढ़ गई है। चूँकि अभी भौतिकतावादी युग ज़्यादा चल रहा है, तो उसमें जब तक व्यक्ति नैतिक ना हो तब तक जो है प्रॉब्लम तो ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। सार्थकता की अगर बात करें तो उस समय जो नैतिक शिक्षा दी जाती थी, नैतिक शिक्षा, वो अभी भी रेलिवेंट है, क्योंकि ये तो और भी भौतिकता का युग आ गया है। तो इस समय में सत्य के रास्ते पे चलना, अहिंसा के रास्ते पे चलना, झूठ नहीं बोलना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये किसी भी युग की बात हो तो ये बिल्कुल ही सार्थक है
और हम कह सकते हैं कि इस पैमाने पर जो वैदिक शिक्षा दी जाती थी वो आज भी आप कमोबेश कह सकते हो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। दूसरी अगर हम बात करें तो उस समय जो स्किल दिया जाता था जो कि व्यवहारिक होता था, चाहे हमने बात किया धनुर्विद्या की, तलवारबाजी का, तो इसी तरह की अभी भी वर्तमान में आवश्यकता है। जैसे आप देखते होंगे कि वर्तमान में भारत सरकार ने स्किल इंडिया डेवलपमेंट कार्यक्रम भी अपना रखा है। भले उस समय के ज़माने के अनुसार वैदिक काल में अलग शिक्षा दी जाती थी उस ज़रूरत के अनुसार, लेकिन अभी भी कमोबेश तो हम अपने समय के अनुसार, उद्योग में लगने के अनुसार या फिर अपने जो वर्तमान आवश्यकता है उसके अनुसार स्किल तो दे ही रहे हैं। तो इस पैमाने पर भी लगता है कि नहीं, वैदिक शिक्षा जो है किसी न किसी रूप में जो है वर्तमान में भी सार्थक बना हुआ है। और भी अगर हम बात करें तो उस समय योगा के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता था और वर्तमान में भी योगा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान में इतना स्ट्रेस है कि आपको योगा करने से इससे बहुत हद तक जो है छुटकारा मिल सकता है और ये प्रमाणिक हो चुका है कि योगा मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसीलिए तो न केवल भारत सरकार बल्कि वैश्विक स्तर पर आप देखोगे तो योगा को अपनाया गया है। तो यहाँ से भी प्रूफ हो जाता है कि वैदिक शिक्षा जो है वो बहुत ही रेलिवेंट है इस ज़माने के अनुसार भी। अन्य बातों की अगर बात करें तो इसमें आयुर्वेद से संबंधित भी शिक्षा दी जाती थी, जो कि आप देखोगे कि वर्तमान युग में भी आयुर्वेद का प्रचलन है और बहुत ऐसे जो बीमारी हैं जिसका इलाज अंग्रेजी दवाओं से नहीं संभव हो पाया है वो आयुर्वेद के माध्यम से संभव हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वैदिक शिक्षा अभी भी जो है सार्थक बना हुआ है, इसमें नो डाउट। लेकिन यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखना है कि पूछा जा रहा है समीक्षा करें। समीक्षा करने का तात्पर्य ही यही होता है कि आपको बताना है कि क्या वैदिक शिक्षा यहाँ पर जो है बिल्कुल ज्यों का त्यों अगर हो अभी के समय में तो क्या ये सार्थक है। तो यहाँ पर थोड़ा रुक के और निष्कर्ष में आपको ये बताना होगा कि नहीं, ज्यों का त्यों तो हम लोग जो है वैदिक शिक्षा को अगर अपनाएंगे तो हम वर्तमान उद्योग के अनुसार नहीं चल पाएंगे, पिछड़ जाएंगे और फिर हम जो है विश्व के साथ कदम से कदम ताल मिलाकर नहीं चल पाएंगे। तो यहाँ पर जो वैदिक शिक्षा की कुछ कमियां हैं उन्हें आपको बताना होगा। जैसे कि वैदिक शिक्षा जो है वैज्ञानिकता पर जोर नहीं देता है, ये जो है धर्म के आधार पर ज़्यादा चलता है। तो ये सबसे बड़ी कमी है और वर्तमान युग में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो यहाँ पे समीक्षा में ये बात आपको ऐड करना होगा कि भाई यहाँ पर वैज्ञानिकता का थोड़ा अभाव है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये जो वैदिक शिक्षा दी जाती थी वो कुछ वर्णों तक सीमित थी, कुछ वर्णों तक सीमित थी, यानी जो उच्च वर्ण के लोग होते थे उन्हीं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तो इसलिए भी ये थोड़ा इसका लिमिटेशन हो जाता है। तो इन दोनों बातों को आपको बताना होगा, फिर आपका जो है उत्तर पूरा होता है। लेकिन अंत में जो निष्कर्ष निकलेगा वो कि हम वैदिक शिक्षा के जो भी अच्छे चीज़ हैं, जैसे कि हम लोगों ने ये बात किया नैतिक शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, योगा, आयुर्वेद शिक्षा, तो इनको तो हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि इसमें वैज्ञानिकता लाना होगा, हमें रिसर्च पे ध्यान देना होगा और जो विज्ञान कहता है उसके अनुसार चलना होगा, ना कि हमें पौराणिक कथाओं के अनुसार। इसके साथ ही जो है उसमें कुछ जो कमियां थी, कुछ वर्णों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, ये बिल्कुल गलत है और इसे हम दूर करके और वर्तमान युग से इसे जोड़कर वैदिक शिक्षा को हम रिलेवेंट बना सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है आपके उत्तर में होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है प्राचीन भारत में प्रयागराज की सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करें। तो ये थोड़ा जो है यूपी स्पेशल हो जाता है, तो जो इसमें यूपी से बिलोंग कर रहे हैं छात्र उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन प्रयागराज जो है ना केवल जो है यूपी के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट शहर हो जाता है और ये कल्चरल टाउन भी है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत तो हमें जानकारी होनी भी चाहिए। तो परीक्षक ने अगर पूछ दिया ऐसा तो यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको 2D पॉइंट जो है 7 से 8 पॉइंट जो है इंक्लूड करना है, फिर आपका आंसर जो है यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहली बात करें तो यहाँ पे हम ऐसे बात करेंगे
जो कि मतलब जनरल हो, ना कि इसमें कुछ स्पेसिफिक जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में आप जब तक यूपी के लोकल नहीं होंगे तब तक उतनी जानकारी होगी भी नहीं। तो अगर हम बात करें प्रयागराज की, तो इसे त्रिवेणी शहर के रूप में भी जाना जाता है, जैसे कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे जो है ये शहर निर्मित हुआ है, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं। पहले हालांकि इसे इलाहाबाद भी नाम दिया जाता था। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो आपको ये लिख देना है। दूसरी बात आपको यहाँ पर ये लिखना है कि इस शहर को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बहुत ऐसे कम स्थल हैं जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। पौराणिक कथा में ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसलिए भी जो है ये शहर थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। अगली अगर हम कुछ सांस्कृतिक महत्वों की बात करें, तो चाहे वो अशोक हो या फिर गुप्त काल हो, दोनों के काल में आप देखोगे तो ये जो शहर है बहुत ही इम्पोर्टेंट था, चाहे वो शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो या फिर धार्मिक दृष्टिकोण से। तो ये शहर जो है प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। इसी में अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन के द्वारा हर एक 5 वर्ष पर प्रयागराज में एक जो है सम्मेलन बुलाया जाता था और यहाँ पर उनके द्वारा बहुत सारे दान किए जाते थे। तो इसलिए भी प्रयागराज की जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, प्रयागराज। और इसमें आप देखोगे ना सिर्फ वो बौद्ध धर्म से संबंधित बल्कि अन्य धर्म, चाहे जैन हो, हिंदू हो, सभी धर्मों को वो बराबर रूप से दान दिया करते थे। तो इसलिए थोड़ा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है शहर। कुछ अगर हम अन्य प्रयागराज के बारे में बात करें तो यहाँ से बहुत सारे जो है लेखक, कवि और साहित्यकार भी निकले हैं, जैसे कि महादेवी वर्मा हो गया, निराला, हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत जैसे जो साहित्यिक क्षेत्र के बहुत ही विद्वान मानी जाती हैं, वो लोग यहीं से निकले हैं। तो इसलिए भी इस शहर का इम्पोर्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। तो इन सभी बातों को अगर आप इस प्रश्नों में इंक्लूड कर देते हैं तो आपका कहीं ना कहीं उत्तर परिपूर्ण हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बताना चाहो तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से भी थोड़ा इम्पोर्टेंट था। तो इसमें 1-2 पॉइंट ये लिख सकते हो कि वत्स की राजधानी जो कि कौशाम्बी थी, वो भी प्रयागराज के ही निकट था। तो यहाँ पर भी थोड़ा इम्पोर्टेंट इसका हो जाता है। और भी अगर हम बात करें तो अकबर के द्वारा इलाहाबाद में ही एक किला बनाया गया था, तो इसलिए भी इस शहर को जाना जाता है। और आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यहाँ प्रमुख जो है शिक्षा का केंद्र रहा है, जिसकी तुलना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी किया जाता था। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सभी पॉइंटों को एक एक पॉइंट में आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका पूरा उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं 2019 में जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है इतिहास से, वो क्या था और उसमें हम लोग क्या क्या बातें इंक्लूड कर सकते थे। क्वेश्चन है कि 600 से 300 BC में मानव के सामाजिक आर्थिक विकास में लौह खनिज की भूमिका का वर्णन करें। यानी आपको बताना है 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व में सामाजिक और आर्थिक जो विकास हुआ है उसमें लोहा का क्या योगदान था। सामाजिक और आर्थिक विकास में किसका, लोहा का योगदान बताना है। तो अगर बात करें हम इस ईस्वी की, तो ये कमोबेश जो है वैदिक काल के बाद की घटनाएं हैं। यानी कुल मिलाकर आप बोल सकते हो कि महाजनपद काल की ये घटनाएं आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो मेन पॉइंट होना चाहिए वो कि कृषि का विस्तार अगर हम बात करें, लोहा की भूमिका कृषि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जितना अधिक अंदर तक आप खुदाई करोगे, जुताई करोगे, उतना ही जो है अधिक जो है अच्छी नमी आपको प्राप्त होगी और उपज भी उसी के अनुसार आपको बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कृषि के लिए इस प्रकार से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप गहरी जुताई कर सकते हो। गहरी जुताई करने के बाद ये होगा कि आपका उपज भी बढ़ जाएगा। उपज अगर बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, अधिशेष उत्पादन होगा। अधिशेष उत्पादन इसको कहते हैं जब आपके पेट भर जाए फिर भी आपको इतना अनाज बच जाए कि आप दूसरे को भी आराम से खिला सकते हैं, तो उसे कहते हैं अधिशेष उत्पादन। और यही होता है व्यापार का एक माध्यम। जब आपके पास अतिरिक्त उत्पादन है तो आप उसे क्या करोगे, सड़ाओगे, गलाओगे तो नहीं, तो उसे आप दूसरे जगह बेचोगे।
दूसरे जगह बेचने के पश्चात आपका जो है व्यापार थोड़ा बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे करके इसी के कारण आप देखोगे तो शहरीकरण का विकास होता है और महाजनपद काल में जो है इसी प्रकार की घटना देखने को मिलती है, जिसे हम द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं। तो ये कमोबेश आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में जो लोहे का औजार प्रयोग किया जाने लगा था, इसी का परिणाम था कि ये जो ईस्वी है 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व, उसमें आपको द्वितीय नगरीकरण की परिस्थिति देखने को मिलती है। तो अब आपके मन में यह आना चाहिए कि आखिर तब पहला नगरीकरण कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता जो था वो पहला नगरीकरण था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका जो है अन्य योगदान क्या हो सकता है। तो अगर आपके पास अच्छे किस्म का लोहा है तो उसका आप सेना में उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको ये होगा कि जो तलवार आप बनाएंगे, हथियार जो आप बनाएंगे, वो उच्च क्वालिटी का होगा, जिससे आप नए नए क्षेत्रों को आसानी से जीत सकते हैं। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि आप देखोगे कि इस काल में जो भी महाजनपद थे, चाहे वो मगध हो, वत्स हो, वाराणसी हो या फिर अन्य जो जनपद थे, तो वहाँ पर जहाँ भी अच्छे किस्म के लोहे प्राप्त हुए हैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है मगध महाजनपद, यहाँ पर अच्छे किस्म के लोहे प्राप्त हो रहे थे। तो आप देखोगे कि पूरे महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में मगध उभरता है। तो कहीं ना कहीं लोहे की भूमिका ही यहाँ पर थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर हमें इन दो बातों को रखना है। आगे अगर हम बात करें तो इसी के परिणाम स्वरूप आप देखोगे कि जब उत्पादन अधिक हो जाता है तो लोग अन्य जो है शिल्पकला के रूप में इंटरेस्ट लेना आरंभ करते हैं, चाहे वो बढ़ईगिरी हो, लोहार हो या फिर इसी से रिलेटेड और भी कोई काम हो। अगर हम बात करें इसी में कुछ शहरों को अभी आप उदाहरण दे सकते हैं, चाहे वो हस्तिनापुर हो या फिर उज्जैन हो, पाटलिपुत्र हो, ये सब कहीं ना कहीं जो है अच्छे वहाँ पर उपज होने के कारण जो अधिशेष हो रहे थे, उसी का परिणाम था कि ये जो है बड़े शहर निर्मित हो रहे थे। और इसमें अगर हम बात करें सामाजिक परिवर्तन की, या फिर इसमें जो पूछा गया है इसके परिणाम स्वरूप समाज में जो है क्या परिवर्तन आया था, तो जिसके पास अधिक उत्पादन होगा वो जो है उच्च वर्ग में चला जाएगा, जिसके पास कम उत्पादन होगा वो जो है गरीब रह जाएगा। या फिर आप कह सकते हो कि समाज का इस प्रकार से स्तरीकरण होने लगा था। और यही नहीं बल्कि आगे इसी को लेकर आप देखोगे कि नए धर्म भी इस काल में उभर कर आते हैं, जो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं लोहे के कारण जो अधिक उपज हो रहे थे उसी का परिणाम था। जैसे कि एक हम उदाहरण ले तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो हमें देखने को मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं परिणाम है कि अत्यधिक उत्पादन और अधिशेष उत्पादन के कारण ही विकसित हो पाया था। तो हमें इन सभी छोटे छोटे पॉइंटों को इन प्रश्नों में रखना था और हमारा उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2019 से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को देखा। तो हम लोग आज के क्लास को, या फिर हम कह सकते हैं क्वेश्चन आंसर राइटिंग सेशन को, यहीं पे रोकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।